ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं तुम सब लोगों से ही यही जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम सबके सब लोग जो है वो एटलीस्ट अपनी जो है वो अटेंडेंसेस को जो है वो मेंटेन रखो। रीजन बीइंग कि बाद में जो है वो तुम लोगों के लिए अटेंडेंस के लिए इशू ना बने कि अटेंडेंस जो है वो तुम लोग की शॉर्ट हो जाए। तो इस तरीके से अरेंज कर लो, या तो अपने सेल फोन से जो है वो लॉग इन हो जाया करो थोड़ी देर के लिए या हर एक सेशन में, क्योंकि बेसिकली 40 मिनट्स का 45 मिनट्स के टू बी एग्जैक्ट 3 सेशंस होते हैं। तो उस टाइम एलोकेशन के ऊपर जो है तुम लोग अपनी प्रेजेंस शो कर दो ताकि जो है हम उसके अटेंडेंस को जो है वो मार्क कर लें, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो तुम लोग के पास बिल्कुल मौजूद होंगे, वो तो तुम्हें मिल जाएंगे सारे के सारे, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों मौजूद हैं। बट तुम लोग की अटेंडेंस जो है वो मैटर करती है, तुम लोग की अटेंडेंस लाजमी चाहिए होती है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट मुझे तुम्हारी क्लास की 20 तक की स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाती है, वो तो मेरे एंड के ऊपर है। बट पॉइंट इज, कोशिश करो कि अपने कोलीग्स को भी अपने फ्रेंड्स को भी ये बात बता दो कि अटेंडेंस उनकी जो है वो मैंडेटरी है। तो ये ना हो कि बाद में तुम लोग के पेपर्स में जो है वो इशू क्रिएट हो जाए। तो कोशिश करो कि अटेंडेंस जो है तुम लोग अपनी मेंटेन रखो, ठीक है। ओके, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हमने जो है आज हम एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन के अंदर जो एरिया हम देख रहे थे वो हम ये देख रहे थे कि जी कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके एग्जीक्यूटिव की कॉम्पनसेशन को हर्डल जो है वो क्रिएट करते हैं, कौन से आपके एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन को जो है इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो दो चीजें हमने देखी, एक तो हमने ये देखा कि जी हम उनकी करंट डिसीजन की इफेक्टिवनेस को नहीं, करंट सिचुएशन में या करंट पीरियड में हम उनकी इफेक्टिवनेस को जो है वो नहीं डिसाइड कर सकते। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो इंटरवीनिंग फैक्टर्स हम जिसे कहते हैं, वो तमाम के तमाम फैक्टर्स हमारे इतने ग्रेट फैक्टर्स हैं, वो हमारे किसी भी गलत डिसीजन को सही और सही डिसीजन को गलत करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसकी वजह से उसके ऊपर हम उनको कॉम्पनसेट या हम उन्हें किस तरीके से कॉम्पनसेट करेंगे, ये हमारे पास एक सवाल, ये एक हमारे पास इशू है जो कि रिजॉल्व है। तो रुबा बनाया तो जी बेटा आपकी बेटा फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस लगा दी बेटा, आपकी हो गई है फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस। ओके, तो ये हमारे पास चीजें जो है वो मुश्किल या डिफिकल्ट कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला है अलाइनिंग ऑफ पे एंड परफॉर्मेंस, कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगली चीज जो हमारे पास आती है, जो कि हमारे पास बेसिक जो हमने लास्ट का ये जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि थ्रू आउट जो है वो एक्सेसिव होती है, आउट ऑफ लाइन होती है, नॉट विद परफॉर्मेंस होती है, जो हमने एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन के बारे में फीडबैक दिया था। ये पॉइंट, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये उसको टारगेट करता है कि अलाइनिंग ऑफ पे एंड परफॉर्मेंस इज कॉम्प्लिकेटेड। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, आपका काम रूटीन है। रूटीन होने का मतलब यह है कि आपका काम जो है वो डिफाइंड है, आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिफाइंड है, आपकी एक्टिविटीज डिफाइंड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम सब लोगों की बात करूं तो तुम सब लोगों की एक्टिविटीज डिफाइंड है, मेरी एक्टिविटीज डिफाइंड है। अगर मेरी एक्टिविटी है कि मुझे आके तुम्हें पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद तुम्हें लेक्चर्स देने हैं, लेक्चर्स देने के बाद जस्ट 1 मिनट बेटा, तुम लोगों का एक पिछला लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं 1 मिनट में उसको चेक करके मैं फिर तुम लोगों से बात करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, अच्छा, हम बात ये कर रहे थे, सॉरी मैं तुम लोगों के साथ साथ जो है वो लेक्चर्स भी कॉपी कर उसको कर रहा होता हूँ, तो इसलिए इट गोज अ बिट लाइक थोड़ी देर के लिए सामने सुनना पड़ता है। ओके जी, गेटिंग बैक टू द टॉपिक। अब हमारे पास सवाल ये है कि पे एंड परफॉर्मेंस को जो लिंक करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बड़ी शदीद प्रॉब्लम है। पहला हमने जिस तरीके से बात अभी हम कर रहे थे, जिस तरीके से मी बीइंग टीचर, मैं एक टीचर के लिए आपसे बात करूं, मेरे एक प्रॉपर, मेरी अपनी एक रूटीन है। रूटीन होने का मतलब ये है कि जी मुझे पता है मैं आऊंगा, मैं आने के बाद आपको क्लास दूंगा, क्लास लेने के बाद जो है मैं आपके
लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा, लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के साथ साथ मैं जो है वो आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, प्रेजेंटेशन देने के बाद मैं आपके जो है जब आपका लेक्चर हर एक सेशन जो मेरा क्लोज होगा उस सेशन की मुझे रिकॉर्डिंग रखनी है, रिकॉर्डिंग रखने के बाद मुझे आपकी अटेंडेंस मार्क करनी है, फिर वो रिकॉर्डिंग मुझे अश्योर करनी है कि आप लोगों की जो है वो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर भी चली जाए। ये एक रूटीन काम है। इसी तरीके से आप लोगों का एक रूटीन काम है कि जी आप लोग आएंगे, लेक्चर्स लेंगे, लेक्चर्स लेने के बाद आप लोग उस लेक्चर्स को रिव्यू करोगे, रिव्यू करने के बाद मिड टर्म्स दोगे, मिड टर्म के बाद फाइनल दोगे, फिर मिड टर्म और फाइनल के बीच में असाइनमेंट्स है तब वो दोगे। इट्स अ रूटीन एक्टिविटी। ये वो चीज है जो कि हमारी प्रोसीजरल एक्टिविटी है जो कि हम आगे बंद करके भी फॉलो कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं हाँ जी ठीक है हमारी ये एक्टिविटीज है, ये हमारी जो है वो परफॉर्मेंस है जो कि हमें परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब इसी सिचुएशन को उठाओ और इसी सिचुएशन को उठा के अपने वीसी साहब के ऊपर रख लो या अपने डिपार्टमेंट के जो हेड है, जो आप लोगों के डिपार्टमेंट के जो हेड है उनके ऊपर रख लो। उनकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उनकी सिचुएशन कैसे डिफरेंट हो जाती है? अब इस तरीके से आपके हेड है, डिपार्टमेंट हेड जो है आपके, अगर आप उनकी सिचुएशन के ऊपर रखोगे तो उनको अपनी रूटीन एक्टिविटीज के साथ बहुत सारे अलग काम भी करने हैं। अब बहुत सारे अलग काम का मतलब ये लाइक जिस तरीके से ऑडिट आ गया, उनको ऑडिट से भी जो है वो डील करना है। फिर इसी तरीके से कोई सिचुएशन आ गई, मिसाल के तौर पे किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी उनके ऑफिस के अंदर या किसी जगह किसी क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, उनको ये चीज भी देखनी है। रूटीन मैटर तो नहीं है ना ये, मतलब कल तक जो चीज बिल्कुल ठीक थी आज खराब हुई, ठीक है। इसी तरीके से ये तो मैंने बिल्कुल आपके लेवल के ऊपर ला के बात की है ना। अब इसी चीज को हम उठाते हैं और उठा के ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर ले जाके चले आप बात करते हैं। अब वहां पे हमारे पास कामों की नेचर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये है क्योंकि हमारे पास कामों की नेचर ऐसी है कि जिसके अंदर हमें यही रूटीन के बारे में नहीं पता होता, जिसके हमें प्रोसीजरल एक्टिविटीज के बारे में नहीं पता होता, जिसमें हमें कामों की अलाइनमेंट्स के बारे में नहीं पता होता, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि रूटीन में नहीं होते, जिसकी कैलकुलेशन करंट पीरियड के अंदर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। चलो अब करंट पीरियड की कैलकुलेशन की हम जिस तरीके से बात करें तो अगर हम नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर बात करें तो चीजें आसान होती हैं। हम ये कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है प्रोसीजरल नहीं है, ओकेजनल होता है लेकिन होता है, चलो ठीक है इसको डील करो। और करंट टाइम पीरियड के अंदर उसकी परफॉर्मेंस भी आ गई, लाइक आपके लाइट खराब हुई 5 मिनट के अंदर अंदर लाइट आ गई तो दैट मींस इट्स रिजॉल्व। इस चीज को तो आप परफॉर्मेंस को इस परफॉर्मेंस को तो पे के साथ लिंक कर सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहां डिसीजन के इम्पैक्ट 20 साल बाद आते हैं, 30 साल बाद आते हैं, 50 साल बाद आते हैं, वहां पे आपकी अलाइनमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां आपकी ये चीजें एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। वहां आपकी ये चीजें पैरेलल क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी मुश्किल होने की वजह ये नहीं है कि जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी मुश्किल होने की वजह ये है कि इतने सारे फैक्टर्स, इतनी सारे एरिया एलिमेंट्स, इतनी सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही होती है, इतनी सारी चीजें बीच में चल रही होती है, इतनी एडजस्टमेंट्स बीच में चल रही होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर अनएबल टू कैलकुलेट करंट सिचुएशन के अंदर कि वेदर दिस थिंग इज करेक्ट और रॉन्ग। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो एग्जीक्यूटिव को कहें कि जी हम 10 साल के बाद आपको कॉम्पेंसेशन देंगे क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो 10 साल के बाद आएगा। हम ये भी नहीं कर सकते। तो यस, अलाइनिंग ऑफ पे एंड परफॉर्मेंस इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, आपकी जो अथॉरिटी मैट्रिक्स है वो बहुत यूनिक होता है, खुद का वो बहुत मुश्किल होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपकी क्लास के अंदर ही जो उसामा है, जो कि मुझे बाकियों का तो नहीं पता बट मुझे सिर्फ उसका पता है कि वो मोबाइल का बिजनेस करता है। अब ही इज द ओनर ना, ओनरशिप है ना उसके पास। अब उसके लिए बहुत सारे डिसीजंस जो है या उसके लिए बहुत सारी जगहों पे परफॉर्मेंस को पे के साथ अलाइन करना मुश्किल होता होगा। कैसे मुश्किल होता होगा? बहुत सारे सेलफोन, अब वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर सेलफोन परचेज करे और सडनली अगले महीने के अंदर या अगले 10 दिन के अंदर या अगले 15 दिन के अंदर या अगले 3 दिन के अंदर एक नया फोन लॉन्च हो जाए या एक नया वर्जन उसका आ जाए तो उसके एग्जिस्टिंग जितने प्राइस पे उसने खरीदी है वो प्राइस पे तो उसकी दाम डिक्लाइन कर जाएगी ना। तो इसी तरीके से हमारे पास परफॉर्मेंस का पे के साथ जो लिंकेज है वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात हम करंट सिनेरियो में तो सिचुएशन में तो परफॉर्मेंस सही होती है लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी हम करंट सिचुएशन के अंदर, करंट पीरियड के अंदर उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी सक्सेस या फेलियर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद द इफेक्टिवनेस ऑफ पे प्लान्स एज गवर्नेंस मैकेनिज्म इज सस्पेक्ट। Okay, the effectiveness of pay plans as a governance mechanism is suspect. अब
अगली बात ये है कि जो आपका पे प्लान है, जो भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के लिए करें, बल्कि अभी तो फिलहाल हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए करें, जो आप एग्जीक्यूटिव के लिए लेते हैं वो आपके गवर्नेंस मैकेनिज्म को सस्पेक्ट करता है या नहीं करता। लाइक वो आपकी रूल्स को जो है वो क्रिएट करता है, रूल्स को जो है वो फॉलो करता है या नहीं करता। तो मिसाल के तौर पे आपने ये कहा कि जी जो पे प्लान आपने बनाया वो पे प्लान आपके जो है वो गवर्नेंस जो आपकी रूलिंग बॉडीज है उन्हीं के साथ अग्रीएबल नहीं है, या उन्हीं को अग्री नहीं हो रहा, या उनसे ही वो चीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो इट्स अ ससेप्टेबल थिंग। लाइक बोर्ड के अंदर 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स उस चीज पे अग्री करते हैं, 2 मेंबर्स अग्री नहीं करते। क्या उन 2 मेंबर्स के लिए आप अलग पूरा के पूरा प्लान बनाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रूल है कि मेजोरिटी रूल्स जो कि हम मोस्टली जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो जब हम मेजोरिटी रूल्स की बात करते हैं तो मेजोरिटी रूल्स में हम ये चीज ले ही नहीं सकते कि जी ये काम होगा और ये काम नहीं होगा। लाइक हर एक की विश बेस के ऊपर हम उसको पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जो इफेक्टिव प्लान जो होता है वो गवर्नेंस मैकेनिज्म के ऊपर सस्पेक्टेड होता है। सस्पेक्टेड इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हर कोई उसके ऊपर अग्री नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमारे जो है वो आप इंसेंटिव्स बढ़ा दें, पैकेज कम कर दें। कुछ ये कहते हैं कि जी पैकेज बढ़ा दें, इंसेंटिव कम कर दें। अब पाकिस्तान के लिहाज से अगर मैं कैटेगोरिकली बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर तो लोग ये कहते हैं कि जी पैसे बढ़ा दें, इंसेंटिव बेशक आप नॉमिनल रखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं तो इंटरनेशनली ये कहा जाता है कि नहीं जी आप जो है वो हमारे इंसेंटिव्स बढ़ाए, हमारे बेशक आप पे प्लान को जो है वो कम रखें। और अब अगर यही चीज को मैं कंसिडर करूं, कंसिडर करके मैं ये कहूँ कि जी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है जो बन गए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बंदा अब्रॉड बाहर का है, यानी कि पाकिस्तान का नहीं है, तो उसकी थिंकिंग कुछ और होगी, आपकी थिंकिंग कुछ और होगी। दिस क्रिएट्स अ व्हाट वी कॉल a confusion. This creates a glitch within the governance mechanism. तो वो जो glitch है वो हम कहते हैं इट्स अ सस्पेक्ट। तो ये हमारे इफेक्ट और इफेक्टिवनेस को भी मर्ज डैमेज करेगा, क्योंकि हर एक के लिए 100% एफिशिएंट नहीं हुआ ना, हर एक के लिए 100% इफेक्टिव नहीं हुआ। किसी के लिए 80 हुआ, किसी के लिए 90 हुआ, किसी के लिए 40 भी हुआ। तो वो चीज हम यहाँ पे करते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास इस सिस्टम को कॉम्प्लिकेट कर देती है। ठीक है, अब हम मजीद फर्दर आ गया है और हमने ये कहा कि जी अब हम ये देखते हैं कि जो हम सिस्टम बना रहे हैं उस सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिवनेस को देखना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ऑल्सो हमने पीछे ये बात कही कि जी हमारे पास किसी भी डिसीजन को या किसी भी इसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो होती है, क्या कहना चाहिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेजर्स ले रहा होता है, इसको मेजर करना, इसको करंट टाइम के अंदर कैलकुलेट करना या करंट टाइम में ये डिसाइड करना कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, वेदर इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट, इसको डिसाइड करना मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम है। सेड दैट हमारी एग्जीक्यूटिव जो कॉम्पेंसेशन है, हमने जो कॉम्पेंसेशन का मैकेनिज्म बनाया वो कितना इफेक्टिव है, इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको कैलकुलेट करने से हम ये चीज बता सकते हैं कि वेदर हमें ये सिस्टम को कैरी करना है या नहीं करना। और अगर हम इस सिस्टम को कैरी नहीं करना चाहते तो हम इस सिस्टम के अंदर क्या क्या नेसेसरी चेंजेस हैं जो हमें लाने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले तो हम एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवनेस जो है एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन की देखते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन used to motivate decisions that best serve shareholders' interest are imperfect in their ability to monitor and control managers. देखो अब इसके अंदर जो हमारे पास चीज आ रही है वो ये आ रही है कि देखो हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा एक चीज अंडरस्टैंड की और वो ये किया कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेयर्स हैं। एक लेयर हमारे पास सबसे टॉप लेयर है जिसको हम अभी फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम ये कहते हैं कि जो वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो ओनर्स हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। दूसरी लेयर हमारी मिडिल मैनेजमेंट है जो कि इम्प्लीमेंटर्स है, जिसमें सीईओ भी आ सकता है, जिसमें आपके तमाम के तमाम टॉप लाइन मैनेजर्स भी आ सकते हैं। और थर्ड लेयर जो हमारी है वो वर्कर्स की है। ठीक है, अभी हम सिर्फ फर्स्ट लेयर की बात करें, टॉप लेयर की बात करें, एग्जीक्यूटिव लेयर की बात करें, तो सबसे पहली चीज एग्जीक्यूटिव लेयर्स के अंदर ये है कि आपका जो कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म या एग्जीक्यूटिव की जो कॉम्पेंसेशन है उस पर यह बात कही गई कि हम जो यूज करते हैं कॉम्पेंसेशन वो यूज करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन। अब परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन क्यों यूज की जाती है? क्योंकि सबसे पहले तो ये बात कहते हैं हम कि इट मोटिवेट्स द डिसीजन।
अगर आपकी जब कॉम्पेंसेशन परफॉर्मेंस बेस्ड होती है तो हम यही चीज कोशिश करते हैं, हम में से हर कोई ये कोशिश करेगा कि जी हम अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें। लाइक आप सब लोगों में अगर पेपर्स के लिहाज से बात की जाए तो पेपर्स में सबसे ज्यादा मार्क्स किससे आते हैं? उसके जो सबसे ज्यादा जो है जिसने परफॉर्म किया हुआ होता है। उसी तरीके से हम जब परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो हमारे पास परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम एग्जीक्यूटिव्स की या टॉप मैनेजर्स की या बिजनेस होल्डर्स की या कंसर्न जो भी ऊपर की पार्टी है उसको जब हम सपोर्ट करते हैं, जब उसको परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर या परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन पे ड्राइव करते हैं तो इट मोटिवेट्स योर डिसीजन। मोटिवेशन किस चीज की दी जाती है? उन डिसीजंस को लेने की जो कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को बेस्ट सर्व करें। ठीक है, अब बेस्ट सर्व करने का क्या मतलब है? बेस्ट सर्व करने का मतलब ये है कि वो जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देगा। क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर का फायदा क्या है? अल्टीमेटली शेयर होल्डर का एम क्या है? कि उसके शेयर की प्राइसेस बढ़ जाए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, उसके डिविडेंड जो है उसको ज्यादा से ज्यादा मिले। दैट मीन्स कि आपको उसके अंदर या आपको उसकी ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिटेबिलिटी या पैसे जो है उसकी इंक्रीज करते हुए मिले। ठीक है, आर इम्परफेक्ट इन देयर एबिलिटी। अब यहाँ पर आके ये इसी सिस्टम का फ्लॉ भी बता रहे हैं, मतलब इफेक्टिवनेस तो आती है साथ में उसके फ्लॉ भी साथ में आते हैं। अब फ्लॉ क्या है? फ्लॉ उसका ये है कि आपके जो मॉनिटर और कंट्रोल मैनेजर्स को जो मॉनिटर कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है वो आपकी लिमिट हो जाती है। अब ऐसा क्यों है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर है, परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर है, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन है और परफॉर्मेंस के अंदर रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस के ऊपर जब फोकस होगा सारा के सारा तो हर बंदा हर स्टेक होल्डर सारी चीजें छोड़ छाड़ के सिर्फ ये देख रहा होगा कि जी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी है और वो कंट्रीब्यूट भी परफॉर्मेंस के ऊपर ही कर रहा होगा, लाइक डिसीजंस के ऊपर और सब चीजों के ऊपर। लेकिन उसके साथ इसने एक बात और कही कि जी अगर सारा का सारा फोकस आपका परफॉर्मेंस के ऊपर चला जाएगा ना तो आपके दूसरे एंड में क्या इशू आएगा? वो ये आएगा कि यू विल लूज द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द मैनेजर्स। देखो अभी हमने बात की कि 3 लेवल्स होते हैं हम, और हम परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन अगर टॉप लेवल की बात करें तो होगा क्या कि जो हमारे पास लोअर मैनेजर्स हैं वो अपनी मर्जी करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर उनको कोई चेक और कंट्रोल नहीं होगा। और चेक और कंट्रोल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर वाले तो सिर्फ अपनी अपने एरिया में अपनी चीजों को फोकस करें या वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। तो अगर हमने ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर लगा दिया या अगर हमने ऊपर टॉप लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन लगा दी तो वो डिसीजंस तो बेस्ट आएंगे, डिसीजंस तो स्ट्रॉन्ग आएंगे, डिसीजंस तो आपके बहुत अच्छे आएंगे व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एंड ऑल। लेकिन आपके जो लोअर मैनेजर्स हैं या आपके जो मैनेजर्स हैं या आपके जो वर्कर्स हैं, ये थर्ड लेयर आपकी जो मैनेजमेंट के, वो आपके कंट्रोल से और आपकी मॉनिटरिंग से बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये तो एक प्लान का हमने पढ़ लिया। अब दूसरा प्लान देखते हैं। दूसरा प्लान है हमारे पास इंसेंटिव बेस्ड कॉम्पेंसेशन प्लान का। अब इंसेंटिव बेस्ड कॉम्पेंसेशन प्लान क्या कहता है? इंटेंडेड टू इंक्रीज फर्म्स वैल्यू in line with stakeholders expectations। अब ये एक और चीज आ गई, इंसेंटिव बेस्ड प्लान क्या कहते हैं? इंसेंटिव बेस्ड कॉम्पेंसेशन प्लान हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम ये कहते हैं कि जी जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये टॉप मैनेजर्स हैं, वो टॉप मैनेजर्स हमारे पास जो है, थोड़ा मुजाहिद आवाज नहीं आ रही बेटा, ये इशू और किसी को आ रहा है? मेरे पास से तो आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, मैंने आपको मेरा टेस्टर भी चल रहा जी। मेरी आवाज का और कहीं इशू आ रहा है? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, बाकियों को आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हेलो बेटा, चलो अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। बेटा क्या नाम है, खुरम मुजाहिद, बेटा अपना आप ऑडियो चेक कर लो, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे मैं इसलिए अपने पास कंटिन्यूसली चेक कर रहा हूँ, मेरे पास तो आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। और इनफैक्ट मैंने बाकी आप लोगों से भी क्रॉस चेक करने के लिए कंफर्म किया तो बाकी तो सब लोगों के पास क्लियर आवाज आ रही है। तो प्लीज देख लो अपने इनके ऊपर सिस्टम चेक कर लो। नहीं आ रही आवाज।
फोरम बेटा एक दफा तो डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट कर लो, मैं आपको एंटर कर लेता हूँ वेट रूम के अंदर, आप एक दफा रिमूव होकर दोबारा वापस एंटर हो जाओ, तो फिर हो सकता है शायद आवाज आपकी रिजॉल्व हो जाए, मसला ये देख लो आप। ओके, दूसरा जो हमारे पास प्लान है वो इंसेंटिव बेस्ड कॉम्पेंसेशन है। अब इंसेंटिव बेस्ड कॉम्पेंसेशन का मतलब ये है कि हम पूरी की पूरी जो कॉम्पेंसेशन होती है, या हम पूरा के पूरा जो एग्जीक्यूटिव का जो कॉम्पेंसेशन का एरिया होता है, हम उसको इंसेंटिव बेस पे कर देते हैं। अब इंसेंटिव बेस पे करने का मतलब क्या है कि इस साल अगर प्रॉफिट कमाया, या इस साल अगर आपको प्रॉफिट मिला, या इस साल अगर कंपनी ने प्रॉफिट एक्वायर किया, तो उसकी बेसिस के ऊपर तमाम के तमाम एग्जीक्यूटिव को ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। रिमेंबर, इंसेंटिव का मतलब होता है बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स जो है वो आपके लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और शॉर्ट टर्म भी होते हैं। लाइक इंसेंटिव आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, इंसेंटिव आपके कम भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस साल आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, इस साल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इंसेंटिव मिलेंगे। तो इंसेंटिव सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है, इंसेंटिव टू सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस चल रहा होता है। तो इसलिए जो है हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब इस मेथड को यूज करने का क्या तरीका है हमारे पास? इस मेथड को यूज करने का हमारे पास क्या एडवांटेज होता है? इट टेंड्स टू इंक्रीज द फर्म्स वैल्यू। यस, फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फर्म की कैसे वैल्यू इंक्रीज होती है? क्योंकि इंसेंटिव्स के अंदर आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज आती है जो कि कंपनी की वैल्यू बढ़ा देती है। अब मिसाल के तौर पे एक इंसेंटिव ये है कि जी मैंने तमाम के तमाम जितने भी टॉप मैनेजर्स हैं, उन तमाम के तमाम टॉप मैनेजर्स को रुकवाने के लिए, अपने पास रखने के लिए जो है, या अपने पास स्टे कराने के लिए मैंने एक होटल परचेज कर लिया। अब चूंकि वो होटल मेरी अपनी ओनरशिप के अंदर आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वो होटल जो है वो मेरा क्या नाम है, वो मेरा एसेट बन गया। अब वो मेरा एसेट बन गया तो ग्रेड में मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। खुरम बेटा, अब आपको आवाज आ रही है? कंफर्म करो मुझे। खुरम, ओके ठीक है, कह रहा है आवाज बेटा? ठीक है, चलो गुड है। ओके, तो हमने पहली चीज तो ये कही कि वो हमारी कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करता है, फर्म की वैल्यू इंक्रीज करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस मैंने जिस तरीके से अभी होटल की एग्जांपल ली, ओके ठीक है, चलो अच्छी बात है। मैंने जिस तरीके से होटल की एग्जांपल ली कि आपने होटल एक्वायर कर लिया, इसी तरीके से आपने कहा कि जी कंपनी के लिए जो है वो आपने कहा कि जी हम रेंटा कार नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम कंपनी के लिए जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव है उनके लिए हम अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। आपने गाड़ियां एक्वायर कर ली, आपका मजीद एसेट बढ़ गया। आपने कोई बिल्डिंग एक्वायर कर ली, मजीद एसेट बढ़ गया। आपने उनके लिए ऑफिसेस बना दिए, मजीद एसेट बढ़ गया। आपने उनके लिए कोई और इस तरह के अकोमोडेशन का या किसी और कंपनी के साथ में मर्जर्स कर लिए, एक्विजिशंस कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए। तो इन शॉर्ट इंसेंटिव बेस्ड मैकेनिज्म ने, इंसेंटिव बेस्ड प्लान ने क्या किया कि सबसे पहले उसने ये किया कि आपकी फर्म्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी इन लाइन विद स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। स्टेक एक्सपेक्टेशंस जो होती है स्टेक होल्डर की होती है। मतलब स्टेक होल्डर ने ये कहा कि जी मुझे तो, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अगर किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर हूँ, या अगर मैं किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में हूँ, तो मुझे एटलीस्ट जो है वो एक जो है वो 1000 गज का घर सपोजिटली मिलना चाहिए। और जब कंपनी ने, जब फर्म ने उसको देखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, बिल्कुल 1000 गज का घर मिलना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी घर जो है वो आप रखें, और यानी कि कंपनी की जो है वो ओनरशिप में घर मौजूद है, और चूंकि कंपनी की ओनरशिप में घर मौजूद है तो वो घर दे दिया। तो इन शॉर्ट आपने इंसेंटिव क्रिएट कर दिया एक्सपेक्टेशन के लिहाज से। चलो हम एक एक्सेप्शन ये भी ले लेते हैं कि जी इट्स नॉट 1000 गज घर, इट्स 800 गज का घर, या 700 गज का घर, या 600 गज का घर। इवन देन वो कहेगा अच्छा जी ठीक है, सही है, क्योंकि बिकॉज इट्स समथिंग जो कि है तो वो लेविश, वेल डिजाइन है, बड़ी चीज है, बाकी सारी चीजें। तो इंसेंटिव बेस के अंदर कंपनी बेसिकली जो है वो कंपनी की फर्म की वैल्यू इंक्रीज कर रही है विद लाइन ऑफ मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन। अब इसके बाद इसका ड्रॉबैक शुरू हो जाता है, सब्जेक्ट टू मैनेजरियल मैनिपुलेशन टू मैक्सिमाइज मैनेजरियल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक बिल्कुल अलग बात खड़ी हो जाती है, और वो ये कहते हैं कि जी इंसेंटिव बेस्ड प्लान तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपका जो इंसेंटिव बेस्ड प्लान है ये डिपेंडेंट है मैनेजरियल मैनिपुलेशन के ऊपर। मैनेजरियल मैनिपुलेशन क्या? अगेन वही उसी थर्ड लेयर की बात जो थर्ड लेयर हमने पहले डिस्कस की थी। पहले थर्ड लेयर में तो हमने कहा था ना कि मॉनिटर नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। अब हमने उसी थर्ड लेयर के बारे में ये बात की कि जी ये थर्ड लेयर मैनिपुलेटिव भी हो सकती है। ये थर्ड लेयर अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए भी चल सकता है। अब अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब है? अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने का मतलब ये है,
मिसाल के तौर पे मैंने ये कहा कि जी कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले या कंपनी के शेयर होल्डर्स वो तो नहीं कराएंगे, कंस्ट्रक्शन कौन कराएगा? कंस्ट्रक्शन आपके मैनेजर्स कराएंगे जो आपकी कंपनी रन कर रहे हैं, जो आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जो कंपनी का आपका प्रोक्योरमेंट वाले हैं, कंपनी के आपके कंस्ट्रक्शन वाले हैं, वो मैनेज कंस्ट्रक्टर है। अब अगर उनका इंटरेस्ट प्रिवेल कर गया, इंटरेस्ट प्रिवेल करने का मतलब ये उन्होंने कहा कि जी ये पर्टिकुलर बिल्डिंग बनी है, ये पर्टिकुलर बिल्डिंग तो 10 करोड़ की बनी है, एक्चुअली वो बिल्डिंग कितने की बनी थी? एक्चुअली वो बिल्डिंग 2 करोड़ की बनी थी। कंपनी को एक्सपेंस कितना हिट आउट हुआ? 8 करोड़ का एडिशनल हिट आउट हुआ। तो ये मैनेजरियल इंटरेस्ट के अंदर आ गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके पास ये भी आपको देखना पड़ता है कि जी मिसाल के तौर पर आपने कहा कि जी उन्होंने कहा कि जी एग्जीक्यूटिव कैफेटेरिया बना दो। एग्जीक्यूटिव कैफेटेरिया का मतलब ये है कि तमाम के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव जो है वो अलग एक पूरे कैफेटेरिया उनका है, उस कैफेटेरिया में खाना खाएंगे, ठीक है जी, उनका वो कैफेटेरिया बना दिया। अब उस कैफेटेरिया को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है वो जो बिल बना वो बिल एक्सट्रीम बना। अब वो तो आके चेक नहीं करेंगे ना टॉप मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव, तो आके चेक नहीं करेंगे कि जी इतना पैसा लगा या नहीं लगा, वो डिपेंडेंसी आपकी मैनेजर के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तीसरा, आप जब अपने मैनेजर्स के लिहाज से बात करते हैं और मैनेजर्स को का इंटरेस्ट ये है कि जी हमारी सैलरी तो बढ़ी नहीं, इनकी कॉम्पेंसेशन, इनके इंसेंटिव्स बढ़ते चले आ रहे, तो हम क्यों काम करें। अब जब ये सिचुएशन आ जाए तो ये भी मैनेजर इंटरेस्ट पर आ जाती है। तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी चीजें करप्शन। सर ऑडिट तो होगा ना। अच्छा खुरम देखो बेटा, जो आप ये बात कर रहे हो इसके अंदर ऑडिट का प्रोस्पेक्टिव तो देखो बहुत डिफरेंट होता है। अब आप ऑडिट के लिहाज से बात करो तो मिसाल के तौर पे मैं एक बात ये कह देता हूँ कि जी मैं मैनेजर हूँ, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मुझे जो रेट्स कोट किए, फॉर एग्जांपल सीमेंट के रेट कोट किए, आपने मुझे कहा कि जी सीमेंट का रेट जो है वो 10 रुपए, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि नहीं जी सीमेंट के रेट 10 रुपए नहीं लगाओ, सीमेंट के रेट लगाओगे आप 40 रुपए। 40 रुपए कौन से सीमेंट के रेट लगा रहे हो जो इस वक्त सबसे अच्छा है मार्केट में, लेकिन लेके आप 10 रुपए वाला आओगे, बोलेंगे आप मुझे 40 वाली करोगे और लेके 10 रुपए वाला आओगे। चलो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जो सिचुएशन यानी कि जिस सिचुएशन में हम करप्शन साबित कर सकते हैं। एक क्या सिचुएशन है, आपने ये कहा कि जी मैंने ये कहा कि जी मुझे 10 बोरियां चाहिए। अब आप 10 बोरियां इस तरीके से क्रिएट करो कि 10 में से 3 बोरियां 40 वाली हो, ठीक है, और बाकी 7 बोरियां वो 10 वाली हो और उनका कर दो मिक्स। इस तरह की करप्शन या इस तरह की मटेरियल फॉर्मुलेशन तो कोई भी नहीं पकड़ेगा बेटा। जी बिल्कुल, मतलब इसको इसको पकड़ना मुश्किल है। तो ये हमारे पास जो है वो मैनेजरियल इंटरेस्ट के अंदर कि जहां पे हमारे पास मैनेजर्स के इंटरेस्ट जो है वो ओवरकम करने लगते हैं कंपनी के इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास जो है तीसरी चीज यहाँ पर आ गई कि जो कि हमारे पास ये कहते हैं। मैंने अभी इफेक्टिवनेस के अंदर 2 मेथोडोलॉजीज आपको बताएं। एक तो मैंने परफॉर्मेंस बेस्ड बताई जिसका मैंने आपको ड्रॉबैक बताया, जिसके मैंने आपको एलिमेंट्स जो है वो डिफाइन करके बता दिए, फिर एक इंसेंटिव बेस्ड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद मजीद फर्दर आगे चलते हैं और आगे चल के हम इसको जो है वो देखते हैं कि हम इस चीज को ओवरकम कैसे करते हैं, मतलब हम कौन कौन से एरियाज जो है वो उसको लेके चलते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम इस चीज को कंट्रोल पे कर लेते हैं। Many plans seemingly designed to maximize manager wealth rather than guarantee a high stock price that aligns the interest of managers and stakeholders. अब ये वो बात आ रही है जो हमारे पास पिछले दोनों मेथोडोलॉजीज को जो है वो कवर कर दिया, जिसे पिछली दोनों मेथोडोलॉजीज को कर्टेल कर दिया, जिसे दोनों मेथोडोलॉजी के ड्रॉबैक को डाइल्यूट करने में हेल्पफुल साबित होती है कि many plans seemingly designed to maximize manager wealth rather than guarantee a stock price that aligns interest of managers and stakeholders. अब यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि जी दोनों सिस्टम्स के अंदर जो है ये पिछले सिस्टम में पढ़ा उसमें मसला क्या है, उसमें मसला ये है कि ये दोनों सिस्टम्स डिजाइन या ये दोनों सिस्टम जो वर्कआउट करें अपेरेंटली वो वर्कआउट तो ऊपर के लेवल पे कर रहे हैं, बट एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि दे डिजाइन दे आर क्रिएटेड टू मैक्सिमाइज मैनेजर्स वेल्थ रादर देन गारंटी अ हाई स्टॉक प्राइस। ये दो अलग अलग चीजें। देखो आपकी जो स्टॉक प्राइस होती है ना वो अगर कंपनी की बढ़ जाए तो आपकी कंपनी नेचुरली फॉर्म हो जाएगी, नेचुरली स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन हमने जो पिछले दोनों प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो दोनों प्रिंसिपल्स ये कह रहे हैं या दोनों प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जी मैनेजर की वेल्थ बढ़ जाएगी।
जो सिस्टम्स आप लगाओगे, ऊपर परफॉर्मेंस लगाओगे तो भी मैनेजर की वेल्थ बढ़ जाएगी, इंसेंटिव लगाओगे तो भी मैनेजर की वेल्थ बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस लगाओगे तो इस तरीके से वेल्थ बढ़ जाएगी कि मैनेजर के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर आप इंसेंटिव बेस लगाओगे तो उसका फायदा ये होगा मैनेजर को, मैनेजर जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रिवेल कर देगा। दोनों सूरतों में या दोनों मेथोडोलॉजी में जो फ्लॉ है वो मैनेजर की वेल्थ है, ठीक है। लेकिन साथ में उसने एक जो है उसका ऑप्शन भी दे दिया, उसने ये कहा कि जी आप कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी डेवलप करो या आप ऐसी मेथोडोलॉजी क्रिएट करो या आप ऐसी मेथोडोलॉजी को वर्कआउट कराओ जिस मेथोडोलॉजी में स्टॉक प्राइस बढ़े, क्योंकि जब कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगी तो दैट मींस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहले जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो मैनेजर्स का सैलरी भी इंक्रीज होगी, मैनेजर्स का कॉम्पेंसेशन भी हायर साइड के ऊपर जाएगा। जब मैनेजर्स का कॉम्पेंसेशन हायर साइड के ऊपर जाएगा तो सेम साइड पर पैरेलल आपका डिविडेंड भी बढ़ेगा, और जब आपका डिविडेंड बढ़ेगा तो आपके जो स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, सीईओ वगैरह जो भी है उनकी भी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो उसने हमें ये कहा कि इंस्टेड ऑफ लाइक फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग, एक चीज के ऊपर नजर जमाए रखने से बेहतर है क्रिएटेड डाइवर्सिटी, एक ऐसे एरिया को देखो जो कि विन विन सिचुएशन करे दोनों जगहों पे। अब नीचे अगला पॉइंट जो उन्होंने हमें दिया, उन्होंने इसी पॉइंट को कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया कि स्टॉक ऑप्शंस आर पॉपुलर। स्टॉक ऑप्शंस पॉपुलर का मतलब है हम स्टॉक ऑप्शंस देते हैं, हम स्टॉक्स परचेज करने का ऑप्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को दे। अब उसमें क्या क्या चीज होती है, उसमें एक चीज होती है रीप्राइसिंग। रीप्राइसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्राइक प्राइस वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज कॉमनली लोअर देन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मींस जो आपकी करंट प्राइस है, जो आपको प्राइस ऑफर की जा रही है, जो लोगों को ऑफर की जा रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को जो परचेज करने के लिए दी जा रही है, वो हमेशा आपकी एक्चुअल प्राइस से लोअर होती है। पार वैल्यू से ऊपर होती है लेकिन उससे लोअर होती है। इससे आपको क्या फायदा होता है कि कंपनी के लोग जितने परसेंट जो आपके प्रॉफिट, जो आपके शेयर परचेज करते हैं वो मार्केट की प्राइस से लोअर प्राइस से परचेज करते हैं। इसका आपको फायदा क्या होता है, इसका आपको फायदा ये होता है कि जब आपको डिविडेंड मिलेगा वो तो सबके बराबर ही मिलेगा, आप डिविडेंड तो कम नहीं करेंगे, ठीक है, आप डिविडेंड कम नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि आपकी परचेजिंग प्राइस कम है, आपने कम कीमत के ऊपर उसको परचेज किया, तो वो जो डिफरेंस है वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा। लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैं और आप, मैं कंपनी हूँ और आप मेरे एम्प्लॉइज हो, मैं बाकी कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो मेरा शेयर बिक रहा है वो बिक रहा है 50 रुपए का, आपको मैंने दिया 30 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट मैंने दोनों जगहों पे 50-50 रुपए का दिया। तो जिसने 50 रुपए का खरीदा उसको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसका प्रॉफिट जो है, जिसने 50 रुपए में परचेज किया उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपए का हुआ। आपने परचेज किया, बेटा ये स्टॉक डूइंग दैट, जिसने भी मार्किंग्स किए, जिसने 50 रुपए का परचेज, जिसने 30 रुपए का परचेज किया और उसको 50 रुपए का एडिशनल प्रॉफिट हुआ, तो उसको कंपैरेटिव टू मार्केट उसको प्रॉफिट हुआ 80 रुपए का। तो ये वो चीजें जो कि हमारे रीप्राइसिंग में आता है। इसके बाद बैक डेटिंग में आता है। बैक डेटिंग में आता है ऑप्शन ग्रांट्स इज कॉमनली dated earlier than accurately drawn to ensure an attractive exercise price। ये आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास डिविडेंड्स होते हैं वो बैक डेट से आपको इशू किया जाता है। बैक डेट का मतलब है शायद आपको डेट वन से इशू कर दिए जाए, या आपको जो है जब उसको फ्लोट कर रहे थे उस वक्त आपकी डेट से इशू कर दिए जाए। इसको बैक डेट से जो है वो इशू करने का फायदा क्या होता है, या बैक डेट से इशू करने का क्या जो है वो आपका एलिमेंट होता है, या क्या आपका एडवांटेज होता है कि आपका डिविडेंड जो है वो ज्यादा होता है, आपको डिविडेंड जो है वो मल्टीपल टाइम का मिल जाता है, ना कि उसके लिए कि जिसको जो है जिसने अभी करंट प्राइस के ऊपर या करंट उसके ऊपर खरीदा है उसका जो है इतना ज्यादा जो है वो कॉमन नहीं होता है, उसका इतना ज्यादा जो है वो हाँ उसका जो है वो इतना ज्यादा जो है उसको फायदा जो है वो उस पर नहीं हो रहा होता, ताकि वो मतलब ये जो डिफरेंशियल है ये हमारे पास जो है वो क्रिएट कर देता है। चलो एक ये बात हो गई। अच्छा अब हम इसको जो है वो अभी डिटेल में जो है वो बाद में इसको अभी जो है अगली क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, क्योंकि वजह ये है कि आपकी जो है वो वैसी क्लास जो है वो कंप्लीट कवर होने का जो है वो टाइम आ गया। तो लेट मी टेक द अटेंडेंस ऑफ योर्स फर्स्ट, एक मिनट, ताकि मैं ये सेशन भी क्लोज कर, फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको जो है वो कंक्लूड करेंगे, मजीद फर्दर आगे इसकी तरफ चलेंगे। ओके, जिसका नाम ना आए मुझे बता देना। अब्दुल हमीद, अब्दुल वलीद, अलमास सत्तार, अंसा, आसिया, आसिया मोहम्मद,
आसिया मोहम्मद के बाद कौन है? आसिया के बाद बीबी निदा के बाद हफ्सा के बाद इकरा ताहिर, जिब्रान आ गया। इकरा ताहिर के बाद जिब्रान अली के बाद खुर्रम मुजाहिद। खुर्रम मुजाहिद के बाद कोमल रशीद के बाद मिनाल खत्री के बाद मोहम्मद हसन। बाकी क्यों नहीं आ रहे भाई? अच्छा, मोहम्मद हसन के बाद मुस्कान के बाद निदा के बाद प्रीदेव के बाद रुबाब के बाद सूबिया के बाद उस्मान खत्री, उसामा खत्री के बाद माही। ओके जी। अच्छा, अब मैं देखूं तुम लोग क्या मुझे मैसेजेस कर रहे हो, कौन कौन रिमेनिंग आ गया है। सर पलवशा की लगा दे अटेंडेंस, उसकी लाइट चली गई थी। बेटा पलवशा मेरे पास आसिया आई ही नहीं है, तो रूम में ही नहीं आई है, तो किस तरीके से मैं उनको लगा दूं बेटा अटेंडेंस? पलवशा मेरे पास शो ही नहीं हुई है, तो इसलिए मैं उनकी अटेंडेंस तो नहीं मार्क करूंगा। उसामा खत्री जी, उसामा बेटा आपकी हो गई अटेंडेंस। उनको बोलो अगर अगले सेशन में लॉग इन कर जाते हैं तो मैं कर लेता हूँ उनकी अटेंडेंस मार्क। अली ओके जी, मैं आपकी क्लास का सेशन जो है क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन बस मैं अगला जो है वो फॉरन इमीडिएटली लॉग इन करूंगा, तो आप लोग सारे के सारे लॉग इन हो जाओ, तो मेरा मजीद फर्दर आगे इन चीजों को जो है वो कंक्लूड कर लेता हूँ, और फिर मजीद फर्दर आगे इन चीजों पे वर्कआउट कर लेते हैं।